हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम सुप्रिया है और आज हम आरबीआई ग्रेड बी के जो हम टॉपिक अभी तक कवर किया है उसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को करेंगे। ये एमसीक्यूज मैंने आपको क्वेश्चन के साथ साथ उनके जो वेरियस पार्ट्स होते हैं उनके एक्सप्लेनेशंस भी इसमें प्रोवाइड किए ताकि आपको क्वेश्चन का हर एक एस्पेक्ट समझ में आए और हर एक ऑप्शन के बारे में आपके पास जानकारी होनी चाहिए। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रीटेड एज एन आर्टिफिशियल करेंसी, यानी कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसको हम आर्टिफिशियल करेंसी के तौर पे ट्रीट करते हैं। वेदर इट इज एडीआर, इट इज जीडीआर, इट इज एसडीआर, आईडीआर और बोथ एडीआर एंड एसडीआर। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, दैट इज एसडीआर, जिसे हम स्पेशल ड्राइंग राइट्स कहते हैं। सो आइए एक बार इन सारे ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं कि ये क्या होते हैं और इनका क्या क्या रोल होता है। सबसे पहले आता है आपका कि आर्टिफिशियल करेंसी के बारे में पूछा गया है। तो आर्टिफिशियल करेंसी होती क्या है? एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट रिप्रेजेंटिंग फॉरेन करेंसी शेयर्स ऑन इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज। यानी कि ये एक तरह की आर्टिफिशियल करेंसी एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होती है जो कि फॉरेन कंपनी के शेयर को रिप्रेजेंट करती है इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। जिसमें सबसे पहला ऑप्शन आपका है एडीआर, दैट इज अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट। ये आर्टिफिशियल करेंसी नहीं होती है, ये रिप्रेजेंट करती है फॉरेन कंपनी के शेयर्स यूएस एक्सचेंज में ये फैसिलिटेट करती है यूएस इन्वेस्टर्स को एक्सेस टू फॉरेन स्टॉक। नेक्स्ट आपका ऑप्शन है जीडीआर। जीडीआर होता है आपका ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। ये भी आर्टिफिशियल करेंसी नहीं होती है, ये एडीआर की तरह सिमिलर होती है, इसको भी इंटरनेशनल एक्सचेंज में ट्रेड किया जाता है। ये एक्सेसिबल होती है ग्लोबल इन्वेस्टर्स को। नेक्स्ट है आपका एसडीआर, जो कि हमारा आंसर था, दैट इज एसडीआर का मतलब स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ये आपकी आर्टिफिशियल करेंसी कहलाती है, इसको आईएमएफ के द्वारा क्रिएट किया गया था इंटरनेशनल रिजर्व एसेट के तौर पे। Supplements member countries' official reserves, represents a claim on freely usable currencies held by IMF member countries। यानी कि ये SDR जो है वो IMF की जो member countries हैं वो ही इस SDR को यूज कर सकती हैं। नेक्स्ट है आपका IDR, दैट इज इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट। ये भी आर्टिफिशियल करेंसी नहीं है, ये ADR और GDR की तरह ही ये इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड की जाती है। ये अलाउ करती है इंडियन इन्वेस्टर्स को ग्लोबल स्टॉक में एक्सेस देने के लिए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द प्राइस ऑफ एनी करेंसी इन इंटरनेशनल मार्केट इज डिसाइडेड बाय द वर्ल्ड बैंक, डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द कंट्री कंसर्न, stability of the government of the concerned country and economic potential of the country in question of these statements। So जहाँ तक प्राइस की बात है, किसी भी कंट्री की जो करेंसी है उसका जो प्राइस होता है वो डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज जो कंट्री प्रोवाइड करती है उसे कंसर्न करता है, और जो वहाँ की गवर्नमेंट है वो कितनी स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रही है उस कंट्री में उसके ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 एंड 3 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। अगर हम बात करें इंडिविजुअल ऑप्शंस की, तो वर्ल्ड बैंक क्या करता है, इट्स नॉट अ डायरेक्ट फैक्टर। ये किसी भी करेंसी को प्राइस को सेट करने में डायरेक्ट उसमें इम्पैक्ट नहीं डालता है, बल्कि इनडायरेक्टली ये भी एक फैक्टर होता है। वर्ल्ड बैंक इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन सेटिंग करेंसी प्राइसेस, इट प्रोवाइड लोन्स एंड असिस्टेंस फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बट डजंट डिटरमाइन द करेंसी वैल्यू। वर्ल्ड बैंक क्या करता है, किसी भी कंट्री को वो फंड्स प्रोवाइड करता है, असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, बट वो उसकी करेंसी के प्राइस को सेट करने में इन्वॉल्व नहीं होता है। सेकेंड है आपका डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द कंट्री कंसर्न। सो जब किसी कंट्री के गुड्स एंड सर्विसेज हाई डिमांड होते हैं ग्लोबली, देर इज अ ग्रेटर नीड फॉर इट्स करेंसी टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड। Strong demand for a country's exports can lead to an increase in the value of its currency। अगर किसी कंट्री का जो एक्सपोर्ट है उसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिमांड है, तो जाहिर सी बात है जब डिमांड बढ़ेगी तो उसका प्राइस भी बढ़ जाएगा, तो करेंसी की जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट है आपका स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द कंसर्न कंट्री। Political stability and good governance are crucial. Countries with stable governments are seen as safer for the investments.
which can lead to a stronger currency। यानी कि अगर किसी कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो स्टेबल है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स करना सेफ है, लोगों का जो पैसा है या दूसरे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनका पैसा वहाँ पे सेफ है, तो वहाँ पर लोग इन्वेस्टमेंट्स करना पसंद करते हैं। और ये फैक्टर्स भी कहीं ना कहीं डिटरमाइन करते हैं उस पर्टिकुलर कंट्री की करेंसी की जो वैल्यू है। लास्टली आपका आता है इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ द कंट्री इन द क्वेश्चन। So the overall economic strength and potential of a country play a significant role. A country with a stable and growing economy tends to have a stronger currency. Factors like economic growth, inflation rate and fiscal policies impact currency value. यानी कि मेजर फैक्टर्स जो है वो आपके 2 और 3 हैं, बट अगर आपको ऑप्शन में ये तीनों दिए हों तो आप फोर्थ को भी आप वहाँ पे टिक कर सकते हैं। बट अगर आपको 2 और 3 दिया है और 4 नहीं दिया है तो फिर आप 2 और 3 को ही टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना इज अ फ्लैगशिप स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट टू फंड द अनफंडेड। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मुद्रा योजना? तो मुद्रा का फुल फॉर्म क्या है? मुद्रा का फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। सो अब ये मुद्रा योजना क्या होती है? हमें फुल फॉर्म तो इसका पता चल गया कि ये है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, और ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का योजना की स्कीम है। अब माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट क्या होता है? माइक्रो यूनिट्स क्या होती हैं? मुद्रा focuses on the development and support of micro units or small businesses which form the backbone of the Indian economy। यानी कि जो आपके स्मॉल बिजनेसेस हैं, छोटे छोटे जो व्यापार करते हैं लोग, जो माइक्रो यूनिट्स में, जो लार्ज स्केल नहीं बल्कि स्मॉल स्केल पे होते हैं, ये मीडियम भी नहीं होते, बहुत छोटे बिजनेस के व्यापारी जो होते हैं उनके लिए मुद्रा योजना फंड्स प्रोवाइड करती है। रीफाइनेंस एजेंसी क्या होता है? रीफाइनेंस एजेंसी है कि मुद्रा सर्व्स एज अ रीफाइनेंस एजेंसी दैट प्रोवाइड्स फंडिंग सपोर्ट to financial institutions like banks, NBFCs, and microfinance institutions, which in turn lends to micro and small businesses। यानी कि मुद्रा डायरेक्टली इनको नहीं प्रोवाइड कर रही है, बल्कि वो बैंक्स और एनबीएफसीज को पैसा प्रोवाइड करती है। और जितने भी ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे एनबीएफसीज और बैंक्स हो गए, वो इन छोटे बिजनेसमैन्स को या माइक्रो बिजनेसमैन्स को पैसा लेंड करती हैं ताकि वो अपने बिजनेसेस को आगे बढ़ा सकें। सो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना through Mudra aims to fund the unfunded by promoting and financing small businesses and entrepreneurs in India। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ द वैल्यू ऑफ इन्फ्लेशन इज इंक्रीज्ड इन एन इकोनॉमी देन द नॉमिनल जीडीपी पे क्या इम्पैक्ट आएगा? सो अगर किसी कंट्री का जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ रहा है तो उसकी जो नॉमिनल जीडीपी है वो भी उसकी बढ़ जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। ऐसा क्यों होगा? इफ द वैल्यू ऑफ इन्फ्लेशन इंक्रीज इन एन इकोनॉमी द इफेक्ट ऑन द नॉमिनल जीडीपी जो होगा वो इंक्रीज करेगा, और उसके इंक्रीज करने का कारण है इन्फ्लेशन कॉजेज द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू राइज ओवर टाइम। इन्फ्लेशन से क्या होता है? धीरे धीरे गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्राइस है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। और नॉमिनल जीडीपी जो है वो मेजर करती है टोटल इकोनॉमिक आउटपुट एट करंट मार्केट प्राइसेस। तो नॉमिनल जीडीपी जो कैलकुलेट की जाती है वो मार्केट में करंट रेट जो है, प्राइसेस है चीज़ों का, उसके आधार पर ली जाती है। तो इन्फ्लेशन की वजह से अगर प्राइस बढ़े हुए हैं तो जो नॉमिनल जीडीपी में कैलकुलेट होंगी वो वैल्यू भी बढ़ी हुई अमाउंट पे ही कैलकुलेट होंगी। सो एज द प्राइसेस इंक्रीज ड्यू टू इन्फ्लेशन द नॉमिनल जीडीपी रिफ्लेक्ट्स अ हायर वैल्यू। So when inflation rises, nominal GDP increases as it accounts for both the increase in prices and the quantity of goods and services produced. So inflation का एक तरह से डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है नॉमिनल जीडीपी के ऊपर। इन्फ्लेशन अगर बढ़ रहा है इकोनॉमी में तो उसकी नॉमिनल जीडीपी बढ़ जाएगी, और अगर इन्फ्लेशन घट रहा है तो नॉमिनल जीडीपी उस कंट्री की डिक्रीज हो जाएगी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेट्स कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट इज और आर पब्लिश्ड बाय द वर्ल्ड बैंक। इनमें से कौन सी रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक के द्वारा पब्लिश की जाती है? सो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, डेफिनेटली ये पब्लिश की जाती है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स, ये भी आपकी वर्ल्ड बैंक के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ये आपकी वर्ल्ड बैंक नहीं प्रिंट करती है, ये आईएमएफ के द्वारा प्रोवाइड की जाती है।
ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ये भी आपका आईएमएफ के द्वारा प्रोवाइड की जाती है, यानी कि ऑप्शन 1 एंड 2 इज द ओनली करेक्ट आंसर कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एंड ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट आपके वर्ल्ड बैंक के द्वारा पब्लिश किए जाते हैं। तो आइए इनको थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। सबसे पहले आती है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो जैसा कि हमने देख लिया कि ये पब्लिश तो वर्ल्ड बैंक करता है और ये फोकस करता है वेरियस डेवलपमेंट चैलेंजेस को एंड इश्यूज को वर्ल्ड वाइड, यानी कि जितने भी कंट्रीज हैं वर्ल्ड वाइड उनमें क्या चैलेंजेस आ रहे हैं डेवलपमेंट को लेकर, ये उनके ऊपर फोकस करती है। नेक्स्ट है आपका ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट आपका वर्ल्ड बैंक पब्लिश करता है और ये एनालाइज करता है ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड्स एंड प्रोवाइड्स इकोनॉमिक फोरकास्ट, यानी कि इकोनॉमिक ट्रेंड्स कंट्रीज में क्या चल रहे हैं, कि मतलब आने वाला जो टाइम है वो किस तरह की इकोनॉमी वहाँ रहेगी, जीडीपी बढ़ेगी या घटेगी, इन्फ्लेशन आने के चांसेस हैं या डिफ्लेशन होगा। इस तरह के इकोनॉमिक ट्रेंड्स जो चल रहे हैं उनको स्टडी करना, एनालाइज करना और उनसे रिलेटेड फोरकास्ट प्रोवाइड करना ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट का काम होता है। नेक्स्ट आपका आता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। ये आपकी आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा पब्लिश की जाती है। ये ऑफर करती है इकोनॉमिक एनालिसिस एंड फोरकास्ट ऑन ग्लोबल स्केल। ये ग्लोबल स्केल पे इकोनॉमिक फोरकास्ट को पब्लिश करती है। नेक्स्ट है आपका ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। ये भी आईएमएफ के द्वारा पब्लिश की जाती है। इट एग्जामिन्स ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स एंड असेसेस स्टेबिलिटी रिस्क, यानी कि जो ग्लोबल फाइनेंशियल रिपोर्ट है ये ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स को एग्जामिन करती है और वहाँ पे किस तरह के रिस्क हैं उसको असेस करती है और उनमें एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है कि कितना रिस्क कन्वीनियंट है और कितना रिस्क नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें वो एग्जामिन करती है। ये रिपोर्ट आईएमएफ के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट हो या कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।